देखिए, आज का यहाँ वीडियो आपकी क्लास 9th की समाजी विज्ञान फ्रांसीसी क्रांति से बनाया जा रहा है। यहाँ आपका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जिन जिन बातों को जाना, जस्ट 2 मिनट में हम उसका रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने जाना कि बुर्बो राजवंश था एक फ्रांस में। उस राजवंश का यहाँ नियम था कि उसी का पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। तो उसी राजवंश में एक 23 अगस्त 1754 में लुई 16 का जन्म हुआ और इसे सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। और जब ये राजगद्दी पर बैठा, मतलब राजा बना, तो उस समय केवल इसकी उम्र 20 वर्ष थी। और उसी समय इसकी जो शादी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई। और राज्यारोहण के समय, मतलब इसने जब राजा बनने के बाद में राजकोष की तरफ देखा तो उसने इसे खाली पाया, मतलब राजकोष में कोई धन नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था कि लंबे समय तक जो युद्ध फ्रांस दूसरे देशों के साथ लड़ रहा था, उसके कारण उसके वित्तीय संसाधन पूरे नष्ट हो गए थे। और फिर ऊपर से उसका वर्साई का जो विशाल महल था, उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए ऊपर से जो फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो सरकार पर एक अलग से था। और उसी समय फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ा। मतलब जो ये लुई 16 है, इन्होंने ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा। किसके लिए? अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को छुड़ाने के लिए। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और ऊपर चढ़ गया। तो जब सरकार पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता चला गया तो सरकार ने जनता पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। चूंकि उस समय केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे, अर्थात कर देते थे, इसलिए उनके जीवन पर या उनके जीने के लिए उन्हें संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ा। चूँकि वो पहले से तो गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, और कुछ लोग अमीर थे और तो कुछ उसमें गरीब थे। तो जो गरीब लोग थे उन्हें जीवन जीने के लिए और संघर्ष करना पड़ा। आइए अब देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार जीने में संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। कौन से सन में? सन 1715 में। और जो सन 1789 में आते आते यानी कि बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। और परिणामिता, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। कहने का मतलब ये कि अनाज कम उग रहा था, पैदा कम हो रही थी फसल, और उसको खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो और अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। जो फ्रांस का मुख्य खाद्य था वो था पाव रोटी। तो उस पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि होने लगी, चूँकि फसल कम हो रही थी और खाने वाले अधिक दिन दिन बढ़ रहे थे। और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। यहाँ से देखना है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब जो दिनों दिन वस्तुओं के मूल्य है वो तो दिनों दिन बढ़ रहे थे, और लेकिन उनकी जो मजदूरी है वो तो उनके मालिक तय करते थे, वो नहीं बढ़ा रहे थे। फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बद से बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब जब चाहे जब आ सकते थे। तो जीविका संकट किसे बोलते हैं? ऐसी चरम स्थिति को हम जीविका संकट कहते हैं जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? जीविका संकट। मतलब जो खाने पीने की वस्तुओं की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाए तो ऐसे संकट को जीविका संकट कहते हैं।
अब देखिए, उभरते मध्य वर्ग में विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। मतलब जो दिन दिन किसान थे वो उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। तो इसी समय में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। तो उसके बारे में है अब आगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। क्योंकि वो गरीब लोग थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह तो किया पर उनके विद्रोह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जिम्मेदारियां अब तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई, मतलब जो तीसरे स्टेट के उन किसानों और उन व्यापारियों, बड़े बड़े व्यवसायियों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर धन यानी कि संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। मतलब ये जो नया सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, इन मध्यम वर्ग में वो लोग थे जिन्होंने रेशमी वस्त्रों और समुद्री व्यापार के द्वारा काफ़ी मात्रा में धन अर्जित कर लिया था, और साथ ही साथ वो लोग भी थे जो प्रशासनिक सेवा मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, और वकील जैसे पेशेवर के लोग भी इसमें शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब उन सभी लोगों के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए कि इनके पास कि जो राजा महाराजा हैं केवल सिर्फ उन्हें ही आगे बढ़ने का अवसर मिले। इनका ऐसा मानना था। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके जो पद है उसके हिसाब से उसका मान सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की इस परिकल्पना जॉन लॉक और जो जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशकों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो इसी मॉडल की सरकार बनी। मतलब जिसमें न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी और विधायिका मतलब संसद भवन की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार इसी मॉडल की सरकार बनी का संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, और दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफी हाउस हो व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ करता था इस बात का, और पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि उन्हें अनपढ़ लोग समझ सकें। और इसी समय क्या हुआ, जब ये बात बहस चली रही थी कि एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, इसमें भी एक न्यायपालिका होनी चाहिए, विधेयिका होनी चाहिए, ठीक है, तो उसी समय ऐसी जब गर्मा गर्म बहस चल रही थी और इसी समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर मिली, तो विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध फिर गुस्सा भड़क उठा।
आइए अब देखते हैं हम आज हमने किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। हमने सबसे पहले जाना कि सन 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई बढ़कर। कब? 15 में तो 2.3 थी और 89 में आते आते 2.8 करोड़ हो गई। तो फिर और सरकार के द्वारा दिनों दिन टैक्स बढ़ाता चला गया, जनता ज़्यादा होती चली गई और जो फसल है उसका उत्पादन कम होता चला गया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो फ्रांस का मुख्य खाद्य था वो थी पाव रोटी, और उसकी कीमतों में जैसे उछाल होने लगा तो लोगों की जीविका संकट में आ गई। तो अब देखिए जीविका संकट किसे कहते हैं? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, तो इसे ही हम जीविका संकट कहते हैं। और इस जीविका संकट से उभारने के लिए एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो 18वीं सदी में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने इस बात की बीड़ा उठाया कि ये टैक्स केवल तीसरे स्टेट के लोग ही नहीं देंगे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग भी टैक्स अदा करेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत।